In the name of the entity who created this universe, most gracious and most merciful, dear students, we are going to start factors on which the resistance of a conductor depends. रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक्टिविटी 11.3 ए कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of a cell, ammeter and nichrome wire of length 1 and a plug key as shown in figure 11.5. ये आपका 11.5 है. इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर्स है. ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है किस लिए कि आप अध्ययन करिए, स्टडी करिए कि किन किन फैक्टर पे कंडक्टिंग जो वायर है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द अमीटर. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, ठीक है, कुल इतने क्या नाम है रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई किया गया है. ये अमीटर है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले प्लग द की को प्लग कर दीजिए और अमीटर के अंदर जो करंट की रीडिंग है उसको नोट कर लीजिए. रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर. यहाँ पे जो देख रहे हैं ये नाइक्रोम वायर्स है 1 से लेके 4 तक. तो नाइक्रोम वायर को दूसरे नाइक्रोम वायर से बदलिए ऑफ सेम थिकनेस, लेकिन उसकी थिकनेस जो है सेम होनी चाहिए बट ट्वाइस द लेंथ, लेकिन उसकी लेंथ जो है डबल होनी चाहिए. उसकी लेंथ डबल होनी चाहिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. कंफर्म. 2 नंबर पे देख रहे हैं उसकी लंबाई क्या है, डबल है. तो रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर. ये भी आपका नाइक्रोम वायर है और ये भी नाइक्रोम वायर है. बस फ़र्क ये है कि ये इसके मुकाबले में आधा है और वो उसका डबल है. थिकनेस सेम है लेकिन उसकी लंबाई, इस पर ध्यान देना है, लेंथ जो है उसकी डबल है. दैट इज़ 2L. अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ 2L है. कंफर्म. मार्क्ड 2 इन द फिगर. 2 नंबर से इसकी मार्किंग की गई है. नोट द अमीटर रीडिंग. इसके बाद जब आप रिप्लेस कर दिए हैं तो अब अमीटर में करंट की रीडिंग को नोट कर लीजिए. नाउ रिप्लेस द वायर बाय ए थिकर नाइक्रोम वायर. अब उसको भी रिप्लेस करके एक मोटा नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ L मार्क्ड, ठीक है, उसको आप वहाँ पे एडजस्ट करिए. मोटा देख रहे हैं ना, यहाँ पे मोटा है. नंबर 3 की बात हो रही है. तो नाउ द रिप्लेस वायर बाय ए थिकर नाइक्रोम ऑफ द सेम लेंथ दैट इज L. जो पहले वाली कंडीशन थी, जो पहली वाली कंडीशन थी, उस लेंथ की का आप एक मोटा नाइक्रोम वायर लगाइए. अ थिकर वायर, जो थिकर वायर है, हैज़ ए लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया. उसका जो एरिया है पहले 2 के मुकाबले में लार्जर है, ज़्यादा है. अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट. अब सर्किट में कितना करंट जा रहा है फिर उसको नोट करिए. उसके बाद अगला पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वायर के बजाय अब कॉपर का वायर लीजिए. ठीक है. चौथा पॉइंट, चौथा जो वायर है वो कॉपर वायर लीजिए. मार्क्ड 4, जिसकी मार्किंग किससे की गई है, 4 नंबर से. इन फिगर 11.5 इन द सर्किट लेट द वायर बी ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज दैट ऑफ द फर्स्ट नाइक्रोम वायर. अब जो पहला नाइक्रोम वायर था उसी जैसा, उसी के पैरेलल उसका एरिया भी और उसकी लेंथ दोनों बराबर होनी चाहिए. और उसके बाद अमीटर की रीडिंग नोट कर लीजिए. इतना काम करने के बाद नोटिस फर्स्ट नाइक्रोम हो गया,
नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेस। अब ऑल केसेस में, सभी केसेस में जो करंट के अंदर फर्क पाया जाता है, करंट के अंदर जो अंतर पाया जाता है, उसको नोटिस करिए, उस पर गौर करिए। डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर? क्या करंट जो है कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है? डज द करंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड? जो वायर यूज किया गया है, क्या करंट उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया पे डिपेंड करता है? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द अमीटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। अमीटर की रीडिंग पे गौर करने के बाद ये पता चला कि अमीटर डिक्रीजेज टू 1/2, वो जो है अमीटर की रीडिंग हाफ हो गई जब वायर का लेंथ आप डबल कर दिए। वायर का लेंथ जब आप डबल किए तो अमीटर की रीडिंग क्या हो गई? हाफ हो गई। द अमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड, अमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड। जब सेम मटेरियल का और सेम लेंथ का एक मोटा तार, ठीक है, लगाया जाता है इन द सर्किट में। अ चेंज इन अमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज। उसके बाद अमीटर के अंदर एक चेंजिंग और भी देखने को मिली। कब? जब वायर जो है डिफरेंट मटेरियल का लेकिन लंबाई सेम हो और उसका एरिया भी सेम हो, जब उसको इस्तेमाल किया गया, प्रयोग में लाया गया, तो अमीटर के अंदर एक चेंजिंग देखने को मिली। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करने पे वी ऑब्जर्व, हम ये पाते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है इसकी लंबाई पे, इसकी लंबाई पे यानी लेंथ पे डिपेंड करता है। ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। एंड द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, और वो वायर किस मटेरियल का बना, उसका नेचर क्या है। प्रिसाइज मेजरमेंट्स have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length। ये एक प्रिसाइज मेजरमेंट से शो करता है कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तार की लंबाई पे, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। दैट इज, अब यहाँ पे आपको पॉइंट टू बी नोटेड, आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल एल, एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर है। ये आपका एक पॉइंट, आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/a। यही पढ़ने अभी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट मटेरियल या दैट वायर। तो आर प्रोपोर्शनल 1/a, जब दोनों को आप कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग, तो ये मिलेगा आर प्रोपोर्शनल L/A। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को आप हटाएंगे तो R इज इक्वल टू ρL/A। ρL, जहाँ पे रो जो है एक कांस्टेंट है आप प्रोपोर्शनलिटी का, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है? रेसिस्टिविटी है, जिसकी यूनिट, द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या पढ़ेंगे? ओम मीटर। इसकी रेसिस्टिविटी ओम मीटर है। ये क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ द मटेरियल की, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। द मेटल्स एंड एलॉयज, जो मेटल और एलॉय, metals and alloy have very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm to 10 to the power minus 6 ohm meter. They are good conductor of electricity. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि metals and alloys
मेटल्स एंड एलॉयज ये इनकी रेसिस्टिविटी बहुत लो होती है। इसका रेंज है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लगाए 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मटेरियल की रेसिस्टिविटी 10⁻⁻8 से लगाए 10⁻⁻6 ओम तक हो। समझ लीजिए बच्चों कि वो गुड कंडक्टर्स में आते हैं। इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर, लेकिन इंसुलेटर जिसके बारे में आप जानते हैं कि इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट पास इजीली, इनकी जो रेसिस्टिविटी है 10⁻12 से लगाए 10⁻17 ओम मीटर। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वैरी विथ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस हुआ और रेसिस्टिविटी हुआ, ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर के साथ बदलते हैं, वैरी करते हैं। तो आप याद रखिएगा वो निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, ठीक है। रेसिस्टिविटी जिसकी वैल्यू निगेटिव में हो, ठीक है, वो गुड कंडक्टर्स में आएंगे, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो वो आपके इंसुलेटर्स में आते हैं। अब यहाँ पे टेबल 11.2 दिया है, रिवील्स दैट रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। यहाँ पे ये बताया गया कि एलॉय जो होता है आमतौर पे उसकी जो है वो किन मेटल से बना हुआ है, अपने क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से उसका जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, हायर होती है, ज़्यादा होती है। एलॉयज डोंट ऑक्सीडाइज, एलॉयज जो है ऑक्सीडाइज नहीं करते। ऑक्सीडाइज मतलब बर्न, जलते नहीं है, ये तेज़ी से जलते नहीं है। एट हाई टेम्परेचर, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये जलते नहीं है। यही वजह है कि हम क्या नाम है एलॉय का इस्तेमाल क्या नाम है हीटिंग एलिमेंट में, हीटिंग पर्पज़ में करते हैं। तो एट हाई टेम्परेचर एलॉयज डोंट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते यानी जलते नहीं हैं। फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से दे आर कॉमनली यूज्ड, आमतौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस होती है जैसे आयरन है, गीज़र है, ठीक है, और टोस्टर है, ईटीसी। लाइक आयरन हुआ, टोस्टर हुआ। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन का ज़्यादातर इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए किया जाता है। वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, जबकि कॉपर और एल्युमिनियम का आमतौर पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रिक को पहुंचाने के लिए इसके वायर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें किया जाता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस आर 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे देखिए सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, निकिल है, आयरन है, क्रोमियम है, मरकरी है, मैग्नीज है, ठीक है, एलॉयज में आता है, ठीक है। कॉन्स्टेंटन है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकिल। मैग्नीन, एलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड निकिल। नाइक्रोम, एलॉय ऑफ निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड Fe, ठीक है। तो ये एक आपको टेबल दिया गया, यहाँ पे आप देखिए 1.60 10⁻⁻8 से 49 × 10⁻⁻6 से लगाते हुए आपका यहाँ तक निगेटिव है। बाकी सब जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स में देखिए ग्लास है, रबर है, एबोनाइट है, डायमंड है, पेपर है, ड्राई अगर वो गीला ना हो, गीला रहेगा तो वाटर की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसमें पास होने लगेगा। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल 11.3 है, हाउ मच करंट will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is इतना। How much
करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम इतना इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज इतना। करंट पूछा है बच्चों, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, I इज इक्वल टू क्वेश्चन, कितना करंट जो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ड्रॉ करेगा, ये आपकी V की वैल्यू है। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और रेजिस्टेंस दिया है, ये किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है, ठीक है। चलिए आपको मालूम है फार्मूला है V प्रोपोर्शनल I, फिर इसके बाद V इज इक्वल टू आर आई, इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू है 220 और R की वैल्यू है 1200। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। 11 अपॉन 60 किस में लिखेंगे, एम्पियर में, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.018 एम्पियर, ठीक है। अब उसी तरीके से V की वैल्यू 220 है और रेजिस्टेंस दिया है 100 है, उसको भी आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। बस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। एग्जाम्पल 11.4 है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी किसकी वैल्यू दी है, V की। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है V इज इक्वल टू व्हेन इट ड्रॉज ऑफ करंट, I दिया है आपके पास 4 एम्पियर दिया है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए, यानी अगर मान लो बच्चों ये V1 है, ये क्या है, V1 है, और ये आपका क्या है, V2 है। V2 दिया है 120 वोल्ट, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस को गेट करेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जैसा कि V इज इक्वल टू आर आई होता है इस केस के लिए, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। अब V की वैल्यू है कितना, 60 और I की वैल्यू है 4, ठीक है। ये आप क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे। अब ये ओम जो है यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे मतलब I इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 120 वोल्ट्स, ठीक है, और R इज इक्वल टू 15 ओम। तो इसमें पूछा है कि व्हाट करंट, क्या पूछा है, ये पूछा है व्हाट करंट, दैट इज I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो I दूसरा था। तो यहाँ पे लिखेंगे V बराबर आर आई, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है, 120, और R जो मिला है आपका, तो इज इक्वल टू 8। क्या लिखेंगे, एम्पियर। कन्फर्म। एग्जाम्पल 11.5 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सॉल्व करिए। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। रेजिस्टेंस दिया है, R की वैल्यू यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे, ठीक। वायर की लेंथ 1 मीटर है, यानी यहाँ पे लिखेंगे गिवन L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड R इज इक्वल टू 26 ओम, और टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायामीटर ऑफ द वायर, डायामीटर का सिंबल होता है बच्चों 2R, 2R दिया है 0.3 मिलीमीटर। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मिलीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये आपका डेसीमीटर है,
और ये आपका मीटर है, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी। ये वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से आपको पहुँचना है कहाँ तक, यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3। इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर पे दिए है तो 1 2 एंड 3 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। और आपको उस दिन बताया गया था कि अगर आप मीटर से, देखिए यही पॉइंट मेन है, मीटर से अगर मिलीमीटर पे जाते हैं, मीटर से कहाँ जा रहे हैं, मिलीमीटर पे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जितना स्टेप जा रहा है 1 2 3 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पे। लेकिन आप मिलीमीटर से कहाँ जा रहे हैं, मीटर पे जा रहे हैं, तो आप 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, कंफर्म। यानी एक तरीके से ये हो जाएगा बच्चों 0.3 इंटू 10⁻⁻3, ये मीटर हो जाएगा। क्लियर, समझ बात। यही देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.3 मिलीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻⁴ इसलिए आया क्योंकि जब आप इसको 0.3 हमारा आया -3, ये पॉइंट, अगर पॉइंट को आप इधर लेके आएंगे, किधर, पॉइंट को अगर आप इधर लेके आएंगे तो 10⁻1 से ऊपर और 10⁻1 से नीचे। अब इस पॉइंट को राइट हैंड साइड में लाने वाला कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ये ऊपर वाला, तो ये काम कर दिया, यानी 3 हो गया। अब ये बचा हुआ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -3 तो पहले से है और ये -1, तो दिस विल बिकम 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद लेंथ दिया ही है और d की वैल्यू यानी 2r ही का नाम 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर आया। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल, उस मेटल की रेसिस्टिविटी क्या होगी एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि आपका टेबल में जो वैल्यूज़ हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस ही पे, ठीक है, शो की गई है, दिखाई गई है। उसके बाद यूजिंग टेबल 11.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, वो मटेरियल बताइए, वायर का मटेरियल बताइए, प्रिडिक्ट करिए कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो आपको एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, R = रोयल बाई ए, रोयल बाई ए, यहाँ पे रेसिस्टिविटी है। तो जब रेसिस्टिविटी को आप गेट करेंगे तो रो इज इक्वल टू ये इधर जाएगा R इंटू ए बाई एल, ये रेसिस्टिविटी, और ए जो है एरिया है। तो वो हमारा वायर जस्ट लाइक सिलेंडर होता है, तो उसका जो एरिया निकालेंगे πr², πr, देखिए यहाँ पे πd² दे रहा है, एक्चुअल में क्या है πr² अपॉन 4l दे रहा है। क्यों 4l आ रहा है, देखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू πr²। जब r को, रेडियस को डायामीटर बनाएंगे तो r को, यहाँ पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा, पाई, मैं r को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2r/2, कोई फर्क पड़ेगा भाई, r में 2 से ऊपर और 2 से नीचे डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ में एक नंबर से आप ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फिर 2 से 2 काट दो, खत्म हो गया फर्क। लेकिन इसमें रास्ता हमको क्या मिला, 2r का नाम हम क्या बोलेंगे, d बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायामीटर आया है। या तो डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करो या फिर यहाँ पे चेंजेस करो, तब्दीलियाँ करो। तो अब ये हो जाएगा आपका पाई, यहाँ पे
ये मिटा दूँ ना, इसकी तो अब ज़रूरत नहीं है। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए ये आपका बना पाई 2r की जगह पे क्या लिखाएगा, डी, ठीक है, d/2 का होल स्क्वायर। अभी चलने दीजिए, जब इसको अलग करेंगे तो पाई d²/4 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई d²4, चूँकि नीचे l है, नीचे क्या है, l है, तो पाई d²/4l। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज इन द गिवन। अब वैल्यू जब पुट करेंगे, वैल्यू में क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और डी की वैल्यू गिवन 3 × 10⁻⁻4। क्लियर है। और क्या गिवन है, आर की वैल्यू दिया है, r = 26। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 1.84 × 10⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर क्यों ओम मीटर, क्योंकि इसकी जो यूनिट है, आर की यूनिट क्या है, इसकी तो ओम हो गई, ओम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, एल के यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एक जो है आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर मिलेगा। क्लियर। तो द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। फ्रॉम टेबल 11.2 वी सी दैट दिस इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज। ये किसकी रेसिस्टिविटी है, मैग्नीज की। इसको दूसरे पेज पे लगा दिया जाए। चलिए इसको दूसरे पेज पे लगाइए या इसी पे लगाइए, हम यहीं पे लगा रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। ये 3 × 10⁻⁴ है। अब हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। टू RB हो गया। चलिए रो = क्या फार्मूला, RA/L। R की वैल्यू क्या है, 26 इंटू ये पाई d² हुआ था ना, पाई d²/4l हुआ था। तो 26 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और डायामीटर की वैल्यू है 3 × 10⁻⁴, उसके ऊपर स्क्वायर, और 4 इंटू लेंथ कितनी है, लंबाई 1 मीटर। क्लियर। ये आपका 1 हो गया। तो दिस विल गिव 26 इंटू 3.14 इंटू 3 × 3 = 9, 10⁻, ये -8 हुआ और नीचे आपका 4 हुआ। अब इस सब को 26, 3.14 और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करिए। चलिए पहले यहाँ पे रफ पे कर लीजिए। हाँ, इसके बाद बच्चों जब आप 26 का 3.14 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 183.69 और ये ऑलरेडी है -8 कन्फर्म। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो रेज्ड टू द पावर 1, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगा, यानी एक नंबर ये बढ़ जाएगा, पावर नहीं नंबर बढ़ जाएगा। यू में राइट इट व्हाट 184 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, 184 इंटू 10⁻⁻8। अब इसके बाद एक यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मेथड जो है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, ठीक है, 1 और मतलब 1 और 8 के बीच में।
तो 10⁻² से ऊपर और 10⁻² से नीचे। पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 10⁻² जो नीचे वाला है वो वर्क करेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 1.84 10⁻, ये -8 + 2 विल बी व्हाट, -6। इसको लिखेंगे ओम मीटर, ओम मीटर। अब जब टेबल में आप देखेंगे तो इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीज। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ हैविंग लेंथ एल, एक वायर है जिसकी लेंथ जो है गिवन है, गिवन लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू कहते हैं एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसका जो एरिया है बच्चों, एरिया दिया है आपका ए, है द रेजिस्टेंस और आर दिया है, आर इज इक्वल टू 4 ओम दिया है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। अब देखिए चूंकि दूसरा वायर बीच में आ रहा है तो आप इसको L1 कहिए, इसको A1 कहिए और इसको R1 कहिए, कन्फर्म। तो यहाँ पे वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, यानी R2 की वैल्यू गेट करना है। R2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, लेकिन लेंथ क्या है, लेंथ जो है इस केस में L/2 ना, इसको मान लीजिए आप L ही रहने दीजिए, ताकि इसको आप L/2 कह दीजिए, L/2, और इसका जो है एरिया हम इसको सेम रहने दें A। तो ये हो जाएगा, इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। क्लियर। बस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा, R2 की वैल्यू, R2। अब फार्मूला आपको मालूम है कि R इज इक्वल टू ρL/A होता है, ρL/A। अगर ये R1 दे दें, ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू ρL/1 नंबर दे दीजिए, और R2 है, R2 इज इक्वल टू ρL की जगह पे क्या लिखेंगे, 2L, नहीं L/2, L की जगह पे L/2 अपॉन इसकी जगह पे 2A। क्लियर है। अब R1 की वैल्यू बच्चों दी है कितना, 4 ओम। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ρL/A अपॉन ρL/2 अपॉन 2A। देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा L/A, ठीक है, और ये L/2 है, L/2, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये आपका मिल जाएगा 2A, ये इधर हो जाएगा, और ये L/2, जो L/2 हुआ था तो 2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। क्लियर। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल। यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, तो 4/R2 इज इक्वल टू 4 इधर 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू 1 ओम। क्लियर। तो देखिए R2 इज इक्वल टू 1 ओम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों एग्जाम्पल्स थे। आई होप यू हैव गॉटन, ठीक है, दीज पॉइंट्स। अब नाउ द टाइम हैज़ कम टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चंस पे ऑन व्हाट फैक्टर्स से पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऑन व्हाट फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो बच्चों याद रखना रेजिस्टेंस जो है R, ये डिपेंड है R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल 1/A, यानी लेंथ पे डिपेंड करेगा
और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। एक पॉइंट तो ये हो गया कि लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा जो है बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग, ठीक है, इन मेकिंग कंडक्टर को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया, किस टाइप का है, ठीक है, अच्छा है, ख़राब है, ऊंची क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का है। चलिए ये हो गया। दूसरा है विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर, क्या करंट जो है बहुत आसानी से फ्लो करेगा एक मोटे तार से या थिन वायर या पतले तार से? तो डेफिनेटली बच्चों थिक वायर से, ठीक, अगर तार मोटा है तो करंट इजीली फ्लो करेगा। क्यों? पतला तार रहेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा कंपेरिजन देन थिक वायर। बस यही है कि जैसे पतली गली है एक तरफ है और एक चौड़ी गली है, तो किस गली से पार होना आसान है? चौड़ी गली से, कंपेरिजन देन नैरो स्ट्रीट। तो ये हो गया वाई। उसकी वजह क्या है कि भाई जब तार मोटा रहेगा तो उसका एरिया भी क्या होगा? लार्जर होगा। जब एरिया लार्जर होगा बच्चों तो रेजिस्टेंस क्या लगेगा? कम लगेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। भाई जब तार मोटा रहेगा तो उसका एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है घट जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है विल ईजिली पास। समझ में आ गया? बस इतनी वजह लिख दीजिएगा। तीसरा है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। आर की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है। आर जो है आपका कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका सिंबल V है, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ। ये V जो है V/2 हो जा रहा है। V जो है V/2 हो जा रहा है। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू? तो I के मान में क्या बदलाव होगा? चलिए, आपको मालूम है कि V प्रोपोर्शनल I होता है, V = RI होता है, ठीक है। अब R कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। R कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए तो V प्रोपोर्शनल एक तरह से क्या है? I है। तो अगर V जो है, V अगर इंक्रीज करेंगे तो I भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर V जो है V/2 कर देंगे, चूँकि ये इसके हिसाब से, तो ये भी क्या हो जाएगा? I/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंस इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, एज यू इंक्रीज द पोटेंशियल एंड as you increase the potential difference, the value of electric current will also increase, ठीक है। and in case of decrease of potential difference, the value of electric current will also decrease। अगर इसको डबल करेंगे तो ये डबल होगा, हाफ करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy? क्यों इलेक्ट्रिक टोस्टर हुए और इलेक्ट्रिक आयरन्स हुए, ये क्यों एलॉय के बनाए जाते हैं प्योर मेटल के बजाय? वजह क्या है? बिकॉज इट्स रेसिस्टिविटी। क्या लिखेंगे? इट्स बिकॉज रेसिस्टिविटी
तो बच्चों बिकॉज रेसिस्टिविटी ऑफ alloy is higher than that of प्योर मेटल्स के मुकाबले में इनकी रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरा जो रीज़न है, ये तो पहला रीज़न, दूसरा एलॉय does not go undergo ना, alloy does not undergo oxidation, that is not easily, does not undergo oxidation or easily burn at high temperature. ये does not undergo oxidation, that is easily burn, does not easily burn, आसानी से ये जलता नहीं है। यहाँ पे ये does not यहाँ पर भी है, does not easily या does not burn easily at high temperature। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज द डेटा इन टेबल 11.2 टू आंसर द फॉलोइंग, विच अमंग आयरन एंड मरकरी। अब ये तो उसमें टेबल में देख के बताइए कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज ए बेटर कंडक्टर, कौन जो है, एंड विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। चलिए बताइए जल्दी से। रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन कितना है पहले बता दीजिए। 10.0 इसकी रेसिस्टिविटी है 10.0 -8 ओम मीटर, सही है ना। और मरकरी की 94.0 इंटू ओम मीटर। देखिए किसकी ज़्यादा है, बोलिए। 94 है, इधर ये आपका 10 है। तो विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, तो कौन सा इसमें बेटर कंडक्टर है, कौन सा बेटर कंडक्टर है, मरकरी। इस क्वेश्चन में बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जिस मेटल की रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी वही सबसे बेटर या बेस्ट कंडक्टर माना जाएगा। जब टेबल में हम देखते हैं तो सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी है बच्चों 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये सिल्वर की रेसिस्टिविटी है जो सबसे कम है, इसीलिए ये बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। तो एक फार्मूला याद रखिएगा कि जिसकी रेसिस्टिविटी, क्योंकि -8 इस पर भी है, -8 इस पर भी है, वो सेम है, लेकिन देखिए 1.6 ये वैल्यू 10 से कम है, बोलिए, और 94 से भी कम है। तो दिस इज द रीज़न सिल्वर इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट कंडक्टर। और इसमें आयरन और मरकरी के मुकाबले में किसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है, आयरन की। तो दिस इज द रीज़न आयरन इज अ बेटर, ठीक है, कंडक्टर देन मरकरी। तो ये बच्चों आपका फिनिश हुआ। टुमारो आई विल स्टार्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम। क्या चीज़? नहीं, बी अलग क्वेश्चन है। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, तो इसमें सिल्वर आएगा। इसके आंसर में क्या आएगा, सिल्वर। ये टेबल से पूछा है। टेबल में जब हम देखते हैं तो इसकी रेसिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁸। तो अब याद रखिएगा कि कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम हो।
तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। चलिए कैसे कंडक्टर लिखा गया, कंडक्टर, क्लियर।